मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। खामख्वाह खुद से लड़ने की कोशिश न कर। ये दोस्तों, हम चलते हैं, आज देखेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा आधुनिक भारत के इतिहास में, हमने देखा यूरोपियन कंपनियों का आगमन। दूसरा चैप्टर देखा हमने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। उसके बाद देखा हमने क्षत्रिय राज्य पंजाब व मैसूर। उसके बाद देखा गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय। उसके बाद से देखा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो होगा वह होगा 1857 की क्रांति का नोट्स देखेंगे। और जो हमारी जो कल की वीडियो आएगी वो आएगी 1857 की क्रांति के ऊपर जितने क्वेश्चन बने हैं उन सबको देखेंगे। अतः वो वीडियो देखने से पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि जब नोट्स पढ़ेंगे तो उससे अधिक जो है हमारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में बनते हैं। अतः चलिए, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं नोट्स के ऊपर और नोट्स को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। देखिए, नोट्स में लिख रहा है दोस्तों 1857 की क्रांति। नोट्स, चलिए। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग के मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। चलिए, आप इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। आप वीडियो को पुश करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद से क्या होता है देखते हैं व्याख्या में। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन पर समस्त विस्फोट पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ।
यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आप देख रहे हैं कि विद्रोहियों ने कब अधिकार किया था, तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम हुई उसका प्रतीक क्या था। आप वहां लिखें कि वहां पे जो प्रतीक था वह क्या था, कमल और रोटी था। जितने भी आप हाईलाइटर आप देख रहे हैं शब्द, वो सभी आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। बरेली में रुहेलखंड के अभूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकर्णिका, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मौर्यपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बीरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना धोतो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन, देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन आपके नोट्स हैं आपके, जो आपको पढ़ना एकदम अनिवार्य है, तभी आप जाकर के किसी भी परीक्षा की आप तैयारी जो है पूर्ण कर सकते हैं। बिना नोट्स के पढ़े हुए तैयारी अपूर्ण मानी जाती है। चलिए देखते हैं। चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्लाह खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे 1814-1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योलवा गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह
बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौली मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस से गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1997 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 की स्वतंत्रता के संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेटे में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया है, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855, 1858 ईस्वी तथा 1859, 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह
कि असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और शीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखी पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूनिटी एंड द रेवलेशन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत के कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानून सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय राजवाड़ों के विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह को दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जात, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 में से पूर्व 45,000 थी और 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से एक संबंध 2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। दोस्तों, कल का जो वीडियो है हम उसमें देखेंगे, प्रश्न पोस्ट देखेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न निकल के आ रहा है वो पीपीएससी में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल की वीडियो में देखने के लिए 1857 से संबंधित। उसमें जो क्वेश्चन हमारा पहला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका जो आंसर है आप में कमेंट बॉक्स में मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।